छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कल परपोषी, परजीवी, कीटपक्षी, नतजीवी के बारे में बताएंगे। कल कोशिका, अंग, उत्तर, तंत्र के बारे में बताया था और प्रोटीन परीक्षण की एक विधि, कार्बोहाइड्रेट परीक्षण की एक विधि थी जिसमें पत्तियों के टुकड़े में आयोडीन विलयन डाल करके उसका रंग परिवर्तन हो गया था, काला या बैंगनी हो जाता है। ये प्रदर्शित करता है कि पत्तियों में स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट या मंड, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के रूप में उपस्थित हैं। आज उसमें एक टॉपिक बता रहा है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न होता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। किस होता है? प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। यह कार्बोहाइड्रेट तीन तत्वों से मिलकर बनता है। ये तीन तत्व क्या हैं? कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन। ये तीन तत्व हैं जिनसे मिलकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जो भोजन के रूप में पौधे शरीर में जो उनके जो कार्य है, उपापचय क्रिया है, उनके लिए आवश्यक है। यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित होता है। अब जो प्रोटीन है, यह प्रोटीन नाइट्रोजन का योग कारक है। इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन, ये तो कार्बोहाइड्रेट था, अब है प्रोटीन। प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट के जो तत्व हैं, इनसे एक अधिक और तत्व पाया जाता है, होता है नाइट्रोजन। अच्छा, ये जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, यह और जो दूसरे अन्य घटक होते हैं, उनके संश्लेषण में भी कार्य या काम करता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होती है। प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन पाया जाता है। इस प्रकार प्रोटीन किनसे मिलकर बनता है? तीन तत्वों, चार तत्वों से मिलकर बनता है। प्रोटीन कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन। तत्वों से मिलकर बनता है। से मिलकर बनता है। ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनसे तो बनता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन, इन चार तत्वों से मिलकर के बनता है प्रोटीन। प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यह नाइट्रोजन पादपों को कैसे मिलती है? वायुमंडल में हम जानते हैं बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है, और ये 78% नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में। ये नाइट्रोजन, ये पादप सीधे ग्रहण नहीं करते हैं। इसके लिए मृदा में कोई सूक्ष्म जीव होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिक में बदल देते हैं।
और ये यौगिक हैं जल में घुल करके जड़ों द्वारा अवशोषित होकर के पौधे द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और प्रोटीन के संश्लेषण में इनकी पूर्ति कर देते हैं, पादपों की प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे कुछ राइजोबियम जीवाणु है वो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिक में बदलते हैं और विद्युत विसर्जन बिजली कड़कती है उस समय भी वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट यौगिक के रूप में बदल के वर्षा के साथ जमीन पर गिरती है। इस प्रकार हम देखते हैं वर्षा होने के पश्चात अपनी जो फसलें हैं उनमें एकाएक बहुत अधिक रौनक आ जाती है। एक फसल में अलग से ही वर्षा के पश्चात जो प्रभाव है दिखाई देता है। कारण क्या है कि वर्षा से तो जल की पूर्ति हो जाती है हमारी फसलों में, दूसरा उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। पहले तो फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है, जैसे अभी बाजरे की फसलें हैं सूखी हुई हैं, यदि अभी तुरंत वर्षा हो जाती है तो 10-5 दिन में ही इसका प्रभाव हमें अलग से दिखाई देगा। यदि 10 दिन बरसात नहीं हो तो आप फसलों में उसका अंतर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये नाइट्रोजन की पूर्ति करती है वर्षा और जल की आपूर्ति करती है, दो प्रकार से। तो ये 78% नाइट्रोजन सीधे पौधे ग्रहण नहीं करते, नाइट्रोजन यौगिक के रूप में जड़ों द्वारा जल में घुलनशील अवस्था में जड़ अवशोषण करती है, पौधे के काम में आती है। अब इसके बाद अपना अगला टॉपिक आ रहा है परपोषी। इनको आपको समझना है और अपनी रफ नोटबुक में इनको लिखते रहना और जल्दी से जल्दी करके अपने पाठ्य पुस्तकों का इंतजाम करें ताकि आप इसके अलावा उसमें और भी कुछ चीजें जो दी जाती हैं उनको भी आप पढ़ सकें, अच्छी तरह से देख सकें, डायग्राम वगैरह उसमें वो हैं उनको भी आप देख लेंगे तो आप अपनी पुस्तक का जल्दी बंदोबस्त करें। परपोषी क्या है? अमरबेल जैसे पादप, अमरबेल जैसे पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये भोजन के लिए अपने पोषण के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं और जिस पादप पर ये गिरे रहते हैं, जिन पादपों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें कहते हैं परपोषी। अमरबेल जैसे पादप दूसरे पादपों को पोषकों से वंचित कर देते हैं, इसलिए इन्हें परजीवी कहते हैं। इसलिए इन्हें कहते हैं परजीवी कहते हैं। तो जैसे हमारा वृक्ष है, कोई नीचे पेड़ है, कोई इसी के ऊपर आपने झाड़ियों पे और ये खेजड़ी होती है उस पर आपने पीली पीली सी बेली, पीले रंग कलर की इस प्रकार की बेली सी पड़ी हुई दिखाई देगी, पीले रंग की होती है। नीचे आपका पेड़ होता है और उसके किनारे पर ये लटकी होती है, ये है अमरबेल है, अमरबेल। अमरबेल नीचे मान लीजिए खेजड़ी का वृक्ष है, जाटड़ी बोलते हैं इसको अपनी भाषा में, खेजड़ी है, नीम है, किसी भी वृक्ष पे इस प्रकार बड़े हो सकते हैं। ये जो बेल है ये अपना पोषण स्वयं नहीं करती, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो क्या करती है जिस वृक्ष पर, जिस झाड़ी पर ये गिरी होती है ये उस वृक्ष और झाड़ी से पोषण प्राप्त करती हैं और बढ़ती रहती है, उस पे पूरे पे फैल जाती है, इसकी वृद्धि होती है, इसकी शाखाएं निकल जाती है और पूरे पेड़ को ये ढक लेती है, आच्छादित कर देती है। तो ये क्या है? ये है परजीवी। और जिस वृक्ष या झाड़ी पर, जिस वृक्ष या झाड़ी पर ये अमरबेल पड़ी होती हैं, गिरी होती हैं, जिनसे ये पोषण प्राप्त करती हैं, अमरबेल क्या है? ये परजीवी हैं। और खेजड़ी वृक्ष जिस पर ये बेल गिरी होती है वो परपोषी है। ये परपोषी दूसरों को पोषण प्रदान करते हैं। परपोषी दूसरों को पोषण प्रदान करते हैं, परजीवी दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं। अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये
इन परपोषियों पर निर्भर होती हैं। किस पर निर्भर होती है? परपोषी पर। खेजड़ी है, नीम है, और भी कोई वृक्ष हैं, इन सब पर, जिन पर ये गिरी होती है। आप देखते हैं अपने आसपास अभी ये जो वर्षा ऋतु आएगी, आपको कहीं ना कहीं देखने को अवश्य मिलेंगे। ये पीले रंग की बहुत बारिशी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो पेड़ पर चार साइड में आपको ऊपर से गिरी हुई आपको दिखाई देंगी। अमरबेल है ये, जो दूसरे पादप है उनको कोशिकाओं से वंचित कर देती हैं और अपना पोषण करती हैं। तो इन्हें कहते हैं परजीवी, और दूसरे वृक्ष को जिस पर ये गिरी होती है इन्हें कहते हैं परपोषी। अब अगला है कीटभक्षी पादप। वे पादप जो अपने पोषण के लिए कीटों को पकड़कर उनका भक्षण कर लेते हैं। कीटों को पकड़कर उनका भक्षण कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं कीटभक्षी पादप। ये कीटभक्षी पादप है वीनस ट्राइफ्लैप, वीनस ट्राइफ्लैप, यूट्रिक्लोरिया, संड्रू, संड्यू, घटपर्णी, ये पादप। इनके बारे में आप शायद पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हो। कीटभक्षी पादप क्या है? कीटभक्षी पादप वे पादप जो अपने पोषण के लिए, वे पादप जो अपने पोषण के लिए कीटों को पकड़कर उनका भक्षण अर्थात पाचन कर लेते हैं या पचा जाते हैं, करते हैं, उन्हें कीटभक्षी पादप कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? कीटभक्षी पादप। इनकी संरचना या इनके शरीर की कुछ आवश्यकताएं ऐसे होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूर्ति नहीं हो पाती, अतः ये कीटों को पकड़ करके और उनको पचा डालते हैं। इनकी आकृति एक गड्ढे के समान होती है। इनकी आकृति एक गड्ढे के समान होती है। जैसे गड्ढा इस प्रकार का सा होता है, ये इसका मुख है, ये इस प्रकार की आकृति है। ये इसका जो पत्ती वाला भाग है ढक्कन का निर्माण करता है, ढक्कन का निर्माण कर देता है, और ये पेड़ इस प्रकार से जुड़ा होता है, यहाँ नीचे से पेड़ से इस प्रकार से संरचना बनती है। अब इस गड्ढे में क्या होता है, नीचे की साइड में कुछ झुके हुए रोम पाए जाते हैं। इस गड्ढे में ये जो गर्दन का भाग है ये कुछ सकड़ा सा है, ये चिकना होता है, और इसमें नीचे की तरफ झुके हुए इस प्रकार की आकृति के जो नीचे की साइड में झुक रहे हैं बीच में से ऐसे रोम पाए जाते हैं। जब कोई कीट इस गड्ढे में प्रवेश कर जाता है यहाँ, तो यहाँ गर्दन का भाग चिकना होता है, तो चिकने पे टिकने कारण फिसल करके नीचे चला जाता है, और यहाँ इन बालों की स्थिति ऐसी होती है ये नीचे की ओर तो चला जाता है, लेकिन जब ऊपर आता है तो ये आपस में इस प्रकार से एक गुच्छे के रूप में बन जाते हैं, और ऊपर वो जो भी कीट है वो निकल नहीं पाता है, और वो लास्ट में अंत में कहाँ पहुंच जाता है, नीचे पहुंच जाता है, पिंजरे में पहुंच जाता है।
और यहाँ पर इसके पेंदे में इन कोशिकाओं के ऐसा पाचक रस पाए जाते हैं जो इनको पचा डालते हैं। इस प्रकार इनका पाचन हो जाता है। तो ये हो गया आपका वीनस ट्राइफ्लेट, यूट्रिकुलेरिया, संजोग और गठपर्णी पादप। ये क्या है आपके कीटभक्षी पादप के उदाहरण हैं। छात्रों, आज आपको कीटभक्षी की पढ़ाए जा रहे हैं, इनको आपको अच्छे अध्ययन करना है और इनको नोट कर लेना। धन्यवाद।